हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी यश गोयल और हमने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल टैक्सेशन की एक सीरीज। आप मेरे साथ देख रहे हैं सी प्रेप क्लासेस। तो हमने अपनी सीरीज में अभी तक कवर कर लिया है कि नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए किस टाइप की इनकम्स होती हैं और उस पर टैक्सेबिलिटी किस तरीके से आती है, ये हमने देख लिया था। आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या अप्लीकेशन है मैट का, मतलब मिनिमम अमाउंट टैक्स। ठीक है, मैट का प्रोविजन देखेंगे फॉरेन कंपनीज के ऊपर, साथ में हम देखेंगे कुछ विद होल्डिंग टैक्सेस के प्रोविजन। ठीक है, मैं आपको लॉ की लैंग्वेज भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बट मेरा तरीका वही है, मैं आपको इजी वे में लॉ समझा दूंगा कि एक्चुअल में लॉ कहना क्या चाहता है। मैं आपके दिमाग में बात भर दूंगा, हम रीडिंग कर लेंगे लॉ की, बाकी यही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस वीडियो में इस जो प्रोविजन है मैट का, इसको हम पूरी रीडिंग लगाते हैं। देन हम देखते हैं आपको समझ आया कि नहीं आया। आता है तो वेल एंड गुड, बट आपको नहीं आएगा, लेकिन हम उसके बाद में देखेंगे प्रोविजन क्या है। उसके बाद हम फिर से इसकी रीडिंग लगाएंगे कि आपको इस बार समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो पहले रीडिंग लगाते हैं। क्या बोल रहा है, एच पर सेक्शन 115 जेबी सबसेक्शन 1, इन केस ऑफ अ फॉरेन कंपनी, if the total income payable on the total income computed under the Income Tax Act 1961 is less than 50% of its book profit, such book profit shall be deemed to the total income of the assessee, and the tax payable by the assessee on such total income shall be the amount of income tax at the rate of 15% at such charge, if applicable, that is 2% where the total income exceeds 1 crore but does not exceed 10 crore, and 5% where the total income exceeds 10 crore. Further, health and education cess 4% shall be added on the aggregate of total tax and surcharge. In order to ensure certainty in taxation of foreign companies, explanation 4 was inserted in section 115JB by the Finance Act 2016 with the retrospective effect from 1/4/2001 to provide for non-applicability of levy of MAT under section 115JB in the following cases। और नीचे कुछ दो केसेस दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसी को समझते हैं, पैराग्राफ क्या कह रहा है। आई होप आपको ये पैराग्राफ नहीं समझ आया होगा मैंने क्या कहा। तो पहले हम इजी वे में समझते हैं पैराग्राफ क्या कह रहा है, उसके बाद हम दोबारा से एक बार रीडिंग लगाएंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। तो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले आप देखेंगे इसमें इसने बात किया है फॉरेन कंपनी की, इन केस ऑफ है फॉरेन कंपनी। तो क्या सर जो मैट के प्रोविजन है वो केवल फॉरेन कंपनीज पे लगते हैं, इंडियन कंपनीज पे नहीं लगते हैं? तो जी ऐसा नहीं है, इंडियन कंपनीज पे भी लगते हैं, बट हम इस चैप्टर में यहाँ पर बात कर रहे हैं केवल नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन की, एनआर टैक्सेशन की। तो केवल हम एनआर की बात करेंगे, हम इंडियन कंपनीज की बात ही नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया फॉरेन कंपनी। ठीक है, बाकी मैट के प्रोविजन इंडियन कंपनी पे भी एज इट इज अप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसने क्या कहा, फॉरेन कंपनी यूज हुआ है, बाय ओनली फॉरेन कंपनी, हमने क्यों कहा हमने देख लिया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये सेक्शन कह रहा है इफ टैक्स पेड इज कंप्यूटेड, अगर आपने एक कंपनी ने, फॉरेन कंपनी ने जो टैक्स कंप्यूट किया है वो है लेस देन 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट, अगर उस कंपनी के जो टोटल बुक प्रॉफिट्स, बुक में जो प्रॉफिट शो कर रहे हैं उसके 15% से भी कम आपने टैक्स पे किया है, क्या कैलकुलेट किया है, तो आपके ऊपर मैट के प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो देन बुक प्रॉफिट अप्लीकेबल तो हो गया, तो होगा क्या, जो आपका बुक प्रॉफिट जो आपने दिखाया है, बुक में जो आपका प्रॉफिट आया है वही आपका टोटल इनकम मान लिया जाएगा और टैक्स कैलकुलेट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंगली। टैक्स के क्या प्रोविजन होंगे, तो टैक्स के प्रोविजन होंगे सर, रेट दिया गया है यहाँ पर, क्या दिया गया है 15%। ठीक है, 15% रेट दिया गया है, उसके ऊपर आपको सरचार्ज दिया गया है और उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दिया गया है। सरचार्ज कितना दिया गया है, तो सरचार्ज की सर लिमिट होती है 2% होता है, 5% होता है। ठीक है, 2% किस केस में होता है, टोटल इनकम आपकी अगर 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज का अमाउंट 2% होता है, और इफ अगर आपकी टोटल इनकम 10 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो आपका सरचार्ज का अमाउंट 5% होता है। ठीक है, उसके ऊपर आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगा दिया जाएगा। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैं आपके यहाँ ड्राफ्ट कर रहा हूं। मान लीजिए आपकी टोटल जो इनकम है वो आ रही है 1,00,000 रुपीज। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ठीक है ना, 1,00,000 आ रही है, तो इसने क्या कहा, मैट के अकॉर्डिंग एज पर मैट आपका
मिनिमम 15% का तो आपका टैक्स पे होना चाहिए, मतलब 15,000 आपने टैक्स कंप्यूट करके रखा होना चाहिए। अगर आपने 15,000 टैक्स कंप्यूट करके नहीं रखा हुआ है, मान लीजिए आपने टैक्स को जो है कंप्यूट करके दिखा रहे हैं कितना, 10,000, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हम बोलेंगे सर आपकी जो टोटल इनकम है ना, वो हम जो डीम टू मानेंगे वो मान लेंगे सर 1,00,000 रुपी, ठीक है। उसके ऊपर हम करेंगे क्या, टैक्स कंप्यूट करेंगे। तो टैक्स कंप्यूट कैसे करेंगे, एक सेकंड रुक जाइए। ये सरचार्ज का प्रोविजन क्या है, सरचार्ज कब लगता है, इनकम टैक्स में 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर करता है, ठीक है, ठीक। टैक्स कंप्यूट करेंगे तो टैक्स होगा आपका 1,00,000 का 15%, मतलब 15,000 रुपए, ठीक है, प्लस सरचार्ज, ये आपका सरचार्ज नहीं लगेगा, नील, क्योंकि आपका 1 करोड़ से नीचे की है टोटल इनकम, ठीक है। उसके ऊपर प्लस क्या लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि होगा 4%, मतलब 15,000 का 4%, ठीक है। ये हो गया आपका 15,000 का 4%, मतलब 600। तो आपकी 15,600 जो आ गई, वो आ गई टैक्सेबल इनकम, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम ले लेते हैं 1,00,000 तो लिया हमने, अब हम लेते हैं 1,10,00,000, 1,10,00,000 रुपए, ठीक है। तो आपकी मैट के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, 15%, कितनी, 16,50,000। अगर आपने इससे कम करी है, मान लीजिए कंप्यूट करी है कितनी, आपने कर दी कंप्यूट 15,00,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथिकेटेड एग्जाम्पल है, तो हम क्या कहेंगे, टोटल इनकम आपकी लेंगे हम कितनी, 16,50,000, ठीक है। अब आपका टैक्स, सॉरी 16,50,000 नहीं, ये तो आपकी हो गई, आपकी तो कंप्यूटेड हो गई। टोटल इनकम लेंगे हम आपकी 1,10,00,000 रुपए, ठीक है। उसके ऊपर टैक्स कितना कंप्यूट करेंगे, 16,50,000 का, लेकिन यहाँ पर सरचार्ज भी लगेगा। सरचार्ज कितना लगेगा सर, सरचार्ज कहा था हमने 2% लगेगा, अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, 1 करोड़ से आपका 10 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज लगेगा 2%। तो हमारी 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है इनकम, टोटल इनकम, तो हमने सरचार्ज लगाया कितना सर, 2%। 2% किसका लगेगा, 16,50,000 का, ठीक है। ये लगा आपका 33,000 रुपए, ठीक है। कितना हो गया, प्लस 16,50,000, तो ये हो गया 16,83,000। सर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भूल चुके हैं कि नहीं, हम नहीं भूले हैं, हम अब लगाएंगे उसको। कितना होता है इसका, होता है वो 4%, कितना हो गया, 67,320, ऐड कर दीजिए, प्लस 16,83,000, तो ये हो गया है 17,50,320 रुपये, ठीक है। ऐसे ही अगर ये 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ से ज्यादा होती तो सरचार्ज की हमें कैलकुलेट करते 2% की जगह 5%। समझ आ गया आपको, प्रोविजन इजी था, इजी पीजी, ठीक है, कुछ नहीं था इसके अंदर, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ केसेस जहां पर मैट के प्रोविजन अप्लीकेबल होते ही नहीं है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू इंश्योर सर्टेनिटी इन टैक्सेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज, एक्सप्लेनेशन फॉर वाज इंसर्टेड इन सेक्शन 115 जेबी। सेक्शन 115 जेबी के अंदर हमने क्या किया था, इंसर्ट किया था क्या, एक्सप्लेनेशन फॉर, कब से, फाइनेंस एक्ट 2016 से। वो क्या किया गया था, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किया गया था फ्रॉम 1/4/2001, मतलब इसको इंसर्ट तो किया गया था 2016 में, लेकिन ये इफेक्ट में आया था रेट्रोस्पेक्टिवली 2001 से, ठीक है। इसने क्या कहा था कि नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ लेवी ऑफ मैट अंडर सेक्शन 115 जेबी, कि सेक्शन 115 जेबी के अंदर, मैट के अंदर हम कुछ केसेस में नॉन अप्लीकेबिलिटी कर देंगे, मतलब मैट आपका अप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो सर कौन से प्रोविजन है वो, तो व्हेन प्रोविजंस ऑफ मैट इज नॉट अप्लीकेबल ऑन फॉरेन कंपनी, कौन से केस में अप्लीकेबल नहीं होगा सर, नहीं होगा, द फॉरेन कंपनी या रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री और स्पेसिफिक टेरिटरी विद विच इंडिया हैज ए DTAA, मतलब जो आपकी फॉरेन कंपनी है या एनआर है, वो किसी ऐसी कंट्री की रेजिडेंट है जिसका इंडिया के साथ में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं हो रखा है। समझ आ गया, ठीक है। गलत बोल गए सर आप, ठीक है, हो रखा होना चाहिए, आप लोग पकड़ नहीं पाते बच्चों, ठीक है। द फॉरेन कंपनी इज ए रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री और स्पेसिफिक टेरिटरी विद विच इंडिया है जे DTAA, जिसमें इंडिया का DTAA होना चाहिए, ठीक है। इंडिया का DTAA है साथ में, या फिर हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया हुआ है कोई भी एग्रीमेंट बिटवीन स्पेसिफाइड एसोसिएशन फॉर डबल टैक्सेशन रिलीफ, मतलब आपका DTAA का एग्रीमेंट तो नहीं है, लेकिन आपने कुछ प्रोविजंस कर रखे हैं, कुछ एग्रीमेंट कर रखे हैं जो कि आपका डबल टैक्सेशन का आपका रिलीफ प्रोवाइड करता है।
ठीक है, मतलब DTAA का एग्रीमेंट है, ठीक है। और दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या मीट होनी चाहिए, इट शुड नॉट हैव ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सच एग्रीमेंट, कि आपका इंडिया के अंदर कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए, परमानेंट बिजनेस प्लेस नहीं होना चाहिए, मतलब DTAA होना चाहिए कंट्री के साथ में, दूसरा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए। उस केस में क्या होगा, आपके मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा केस है द फॉरेन कंपनी इज ए रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री विद विच इंडिया डज नॉट हैव ए एग्रीमेंट ऑफ द नेचर रेफर्ड इन क्लोज 1, मतलब पहले बात करी गई थी कि आपका DTAA होना चाहिए, लेकिन अब बात करी गई है कि आपका DTAA नहीं है, तो क्या है सर, ठीक है DTAA नहीं है, लेकिन एक और कंडीशन आपकी एप्लीकेबल होती है कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू कंपनीज, मतलब इंडिया के अंदर उस समय पे किसी भी लॉ के अंदर उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य नहीं था। जैसे अगर वो कंपनी होती इंडिया में वर्क कर रही होती तो इंडिया के अंदर कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होता, ठीक है, साथ में लेबर लॉ में के एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो सकता था ईसोप वगैरह की लायबिलिटी के लिए, ठीक है, वेजेस वगैरह के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी गुड्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको इंडिया के अंदर किसी भी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य नहीं है, साथ में उस कंट्री के साथ में आपका कोई एग्रीमेंट भी नहीं है। भैया आप तो बिजनेस इनडायरेक्टली कर रहे हैं, मतलब हो क्या रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई क्रिकेटर है, बाहर से आया इंडिया में आके क्रिकेट खेल के चला गया, सर उसका क्या है, एग्रीमेंट हो या नहीं हो, एग्रीमेंट सर नहीं था, ठीक है। दूसरा क्या, उसको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, तो मैट के प्रोविजंस को अप्लीकेबल क्यों होगा, क्यों मैट के प्रोविजन को फॉलो करेगा, सर वो नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, हो सकता है कंट्री के साथ एग्रीमेंट हो, ठीक है ना, कंट्री के साथ एग्रीमेंट था, लेकिन जो प्लेयर था इंडिया में आके मैच खेल के चला गया, उसका कोई बिजनेस तो परमानेंट है ही नहीं यहाँ पर, वो तो आया था कुछ पल के लिए सर्विस दे के चला गया, तो सर क्या उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, हमने ऐसा कब कहा, टैक्स तो लगेगा, बट वो नॉर्मल जो प्रोविजन है सेक्शन 9 सेक्शन 5 उसके अकॉर्डिंग टैक्स लग जाएगा, लेकिन इस सेक्शन के अंदर टैक्स नहीं लगेगा, समझ गए, यही कह रहा था। Explanation 4A to the Section 115JB has been inserted with retrospective effect from 1/4/2001 to clarify that MAT provision shall not be applicable to a foreign company whose total income compresses solely for the profit and gain from business refer to Section 44B or Section 44BB or Section 44BBA, and such income has been offered to tax at a presumptive rate specified thereunder। हमने पिछली क्लास में कुछ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बातें करी थी, सेक्शन 44B, सेक्शन 44BB, सेक्शन 44BBA। तो अगर आपकी टोटल इनकम उन सेक्शंस में कवर हो चुकी है तो उस केस में भी आपके मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, आपको छूट प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। ये सेक्शन बोल रहा था, इतना इजी सा सेक्शन था, इसमें कुछ था ही नहीं, इजी पीजी, ठीक है। एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा इस सेक्शन के अंदर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना इजी सेक्शन था सर, इसमें तो था ही क्या, बहुत ही इजी था ये तो, बहुत ही इजी था, ठीक है। यार इसमें इरेजर मेरा बड़ा करने दो, स्ट्रोक नहीं लार्ज इरेजर करने दो, ठीक है। हमने क्या पढ़ा इस सेक्शन में, एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट ऑफ फॉरेन कंपनीज, तो एक क्या बोलता है सेक्शन की मैट की एप्लीकेबिलिटी देखेंगे, क्या मैट केवल फॉरेन कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, तो सर नहीं, मैट जो है वो फॉरेन कंपनीज के साथ में इंडियन कंपनीज पे भी एप्लीकेबल हो जाता है, बट यहाँ पर हम इस चैप्टर में एनआर टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो केवल फॉरेन कंपनीज को हमने कवर किया है, ठीक है। मैट कब एप्लीकेबल होगा, मैट एप्लीकेबल होगा अगर आपने अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करी है अपने बुक प्रॉफिट से के 15% से भी कम, तो उस केस में आपका जो बुक प्रॉफिट था उसको हम आपकी टोटल इनकम मान लेंगे, उसके ऊपर हम टैक्स कंप्यूट करेंगे, टैक्स का अमाउंट क्या होगा, टैक्स हम चार्ज करेंगे 15% की रेट से, उसके ऊपर हम सरचार्ज लगा देंगे और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देंगे। सरचार्ज कितना होगा, सरचार्ज होगा 2% का अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, और अगर सरचार्ज अप्लीकेबल हो जाएगा 5% अगर आपकी टोटल इनकम 10 करोड़ से भी ज्यादा एक्सीड कर गई है, ठीक है। दूसरा, हमने देखा इस सेक्शन के अंदर मैट तो एप्लीकेबल आपने करवा दिया, लेकिन कुछ केस में मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन से केस में नहीं होगा, जो आपकी फॉरेन कंपनी है वो किसी ऐसी कंट्री की रेजिडेंट है जिसका इंडिया के साथ में DTAA का एग्रीमेंट है, या कुछ और डबल टैक्सेशन रिलीफ के उन्होंने एग्रीमेंट करे हुए हैं, और उस कंपनी का इंडिया के अंदर कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। दूसरा, फॉरेन कंपनी जो है ऐसी कंट्री की रेजिडेंट है जिसका इंडिया के साथ में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है,
लेकिन साथ ही साथ उस कंपनी को इंडिया के अंदर किसी भी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य भी नहीं है। ठीक है, इस केस में आपको छूट मिल जाएगी। और आपको कहाँ छूट मिलेगी? और आपको छूट मिलेगी अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम के अंदर कवर होती है, सेक्शन 44B, सेक्शन 44BB, सेक्शन 44BBA। देन ऑल्सो आपकी जो टोटल इनकम है वो इस सेक्शन के अंदर आपको मैट अप्लीकेबल नहीं होगा, मैट से आपको रिलीफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे विद होल्डिंग टैक्स का। तो विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, तो जब तक आप ये पढ़िए, मैं फुल स्क्रीन आपके लगा देता हूँ, जब तक आप एक बार इसको रीड कर लीजिए। यार ये तो थोड़ा, मैं थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ, आप जब तक पढ़ लीजिए सर। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? विद होल्डिंग टैक्स की। विद होल्डिंग टैक्स नथिंग मोर, इट्स ओनली एट टीडीएस। ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स क्या है? विद होल्डिंग टैक्स टीडीएस ही है। ठीक है, ये हमारा टीडीएस ही है। तो कब कब लगेगा, क्या क्या सेक्शन है देख लेते हैं। सबसे पहले सैलरी पेबल इन फॉरेन करेंसी, सेक्शन 192। सेक्शन 192 के तहत अगर आपकी सैलरी पे करी जा रही है फॉरेन करेंसी में, तो आपका विद होल्डिंग टैक्स इस सेक्शन के अंदर आपका अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 9 सैलरीज ड्यू टू अक्रोराइज इन इंडिया इफ सर्विस आर रेंडर्ड इन इंडिया। अगर आपकी सर्विस इंडिया के अंदर रेंडर करी गई है, सर्विस इंडिया के अंदर प्रोवाइड करी गई है, तो आपकी जो सैलरी है वो डीम टू हो जाएगी अक्रोराइज इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर आपने सर्विस इंडिया में दी है तो आपकी सैलरी जो है इंडिया के अंदर ही अक्रोराइज होगी। देयरफॉर इफ ए नॉन रेजिडेंट रेंडर सर्विस इन इंडिया, अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, इंडिया के बाहर का पर्सन है, इंडिया के अंदर आके काम कर रहा है, तो उसकी जो सैलरी इनकम है वो चार्जेबल हो जाएगी टैक्स इंडिया के अंदर। ठीक है, और जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द सैलरी, मतलब जो इम्प्लॉयर है जो रिस्पॉन्सिबल है सैलरी पे करने के लिए, जो कि इम्प्लॉयर है, हैज टू बी डिडक्ट विद होल्डिंग टैक्स इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192। मतलब जो उसका इम्प्लॉयर है, उसका बॉस है, वो सेक्शन 192 के तहत जो है टीडीएस को डिडक्ट करेगा एट अ रेट इन फोर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच पेमेंट इज मेड। उस रेट से जो उस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अप्लीकेबल होगी एज पर फाइनेंस एक्ट। ठीक है, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी पैकेजेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने कोई नॉन मॉनेटरी पैकेजेस पे करे हैं तो उसके ऊपर टैक्स की क्या प्रोविजन होंगे देख लेते हैं। इन केस ऑफ एन नॉन मॉनेटरी पैकेजेस एम्प्लॉयर कैन ऑप्ट टू पे टैक्स और होल और पार्ट ऑफ सच इनकम विदाउट मेकिंग एन डिडक्शन, देयरफॉर एट द टाइम द टैक्स वाज अदरवाइज डिडक्टेबल। क्या हो सकता है? एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉयर चाहे तो जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दे रहा है उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करके भी दे सकता है। मतलब टैक्स तो क्या डिडक्ट करेगा? मतलब बोलेगा सर जी पैसे दे दीजिए, हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, 1 लाख का आईफोन दे रहे हैं, लेकिन आप एक काम करिए, 1 लाख के आईफोन पे जो आपका टैक्स की रेट होती है हमें वो ऊपर से प्रोवाइड कर दीजिए, हम आपको आईफोन दे देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा आमूमन होता नहीं है। होता क्या है? आपको आईफोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा 1 लाख रुपए का। ठीक है, मान लीजिए टैक्स रेट होगी उस समय की आपकी 20%। तो ठीक है, तो 1 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 120% से, जो भी आपका आएगा, कितना आया? 83,000। ये तो 83,000 आ गया सर। 1 लाख जो है, सॉरी 120% है, 1 लाख मल्टीप्लाई करेंगे 120% से, तो आपका 1,20,000 का आपने उसको गिफ्ट प्रोवाइड करा है। ठीक है, मतलब इतने का आपने गिफ्ट प्रोवाइड किया है। सॉरी कुछ ग्लिच आ गया था। ठीक है, यहाँ हम ये कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, हमने कैलकुलेट किया था 1 लाख रुपए का गिफ्ट था। ठीक है, उसके ऊपर 20% का आप टीडीएस भी पे कर रहे हैं, तो एक्चुअल गिफ्ट प्रोवाइड कितना किया गया है? 1 लाख डिवाइड बाई 80%। 80% क्यों? क्योंकि 100% अमाउंट था, लेकिन उसमें 20% का टीडीएस भी कटा है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 80%, तो ये आपका अमाउंट आता है, कितना आता है सर? 1,25,000 आएगा आई थिंक। जी हाँ, 1,25,000
1,25,000। ठीक है, 1,25,000 है जिसपे 20% का टीडीएस काट के 1,00,000 रुपए का आपको गिफ्ट पे कर दिया गया है। ठीक है, such tax will have to be calculated at the average rate applicable to aggregate salary income of the employee, and payment of tax will have to be made every month along with the tax deducted and source at a monetary payment of a salary allowance etc. वही बात करी गई है जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझाया है। ठीक है, दूसरा मीनिंग ऑफ एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स की बात करी गई। एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स मींस द रेट अराइविंग एट बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन अ टोटल इनकम बाय सच टोटल। ठीक है, अब बात करते हैं डेफरमेंट ऑफ टीडीएस ऑन परक्विजिट्स ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और स्वेट इक्विटी शेयर्स प्रोवाइडेड बाय एन एलिजिबल स्टार्टअप। ठीक है, ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सर सेक्शन डेफरमेंट की। मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी को कोई परक्विजिट प्रोवाइड किया, किसी को कुछ गिफ्ट प्रोवाइड किया, तो उस पर टीडीएस हाथों हाथ काट दिया जाता है। बट कुछ ऐसे केस है जहां पर टीडीएस हाथों हाथ नहीं काटा जाएगा। कब काटा जाएगा? टीडीएस एक टाइम बाद कटेगा। कब कटेगा, किस केस में कटेगा, देखते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपका स्टार्टअप है और उस स्टार्टअप ने अपने एम्प्लॉयज को ईसोप प्रोवाइड करे गए हैं, तो उस केस में क्या है, जो आपका टीडीएस है वो तुरंत डिडक्ट नहीं होगा। टीडीएस डिडक्ट आ जाएगा एम्प्लॉय के द्वारा विद इन 40 डेज फ्रॉम द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। कब? इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मैट होने पर। ठीक है, अगर सर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मैट कर जाती है, उस कंडीशन के मैट करने के 14 दिन के अंदर अंदर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपको 1/4/2000 के अंदर जो है वो ईसोप्स प्रोवाइड करे गए थे, तो आपको टैक्स डिडक्ट करना है इस डेट पे? नहीं करना। आपको कब करना है? मान लीजिए आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, कि उस दिन के 48 मंथ्स अगर कंप्लीट हो गए हैं, देन आपको 48 मंथ्स कंप्लीट होने के 14 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? टीडीएस कैलकुलेट करके डिडक्ट करके पे करना पड़ेगा। दूसरा, फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स बाय द असेसी, जिस असेसी को वो स्वेट इक्विटी शेयर्स वो ईसोप्स मिले थे उसने उनको बेच दिया है, तो जिस दिन उसने उनको बेचा है उस दिन के बाद 14 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को जो है टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा केस, फ्रॉम द डेट ऑफ द असेसी सीजिंग टू बी एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉयर हु अलॉटेड द शेयर्स। मान लीजिए आपने एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ईसोप्स प्रोवाइड करे, उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो एम्प्लॉय जो है वो जॉब छोड़ के चला गया। सर उसने अपनी कमिटमेंट तोड़ दी, उसने तो हमसे रिश्ता नाता तोड़ दिए हैं, तो क्या करें? तो सर उस दिन के बाद 14 दिन के अंदर अंदर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? यही था। Such tax has to be deducted or paid for the financial in which said specific security or certificate or transfer। मतलब वो जो आपने टीडीएस डिडक्ट करा है, पे करा है, वो उस ईयर से बिलोंग होगा जिस ईयर में एक्चुअली में वो शेयर्स या ईसोप्स प्रोवाइड किए गए थे अपने एम्प्लॉय को। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टीडीएस वेयर सैलरी इज पेबल इन फॉरेन करेंसी। अगर आपकी सैलरी फॉरेन करेंसी में पे करी गई है सर, तो आपको टीडीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सेक्शन 192 सबसेक्शन 6 डील विद द प्रोविजंस ऑफ द विदहोल्डिंग टैक्स इन केस ऑफ अ सैलरी पेबल इन फॉरेन करेंसी। जो आपका सेक्शन 192 सबसेक्शन 6 है वो बात करता है किसके बारे में? टीडीएस के बारे में, जो कि पे करेंगे सैलरी पेबल पे फॉरेन करेंसी के अंदर। इन केस वेयर सैलरी इज पेबल इन फॉरेन करेंसी, अगर आपकी सैलरी पे करी गई है फॉरेन करेंसी में, तो अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड इज टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर कन्वर्टिंग द सैलरी पेबल इनटू इंडियन करेंसी। सर आपने पेमेंट जो करी है वो डॉलर में करी है, ठीक है, लेकिन आपका जो टीडीएस कैलकुलेट होगा वो पहले उस डॉलर की सैलरी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, कब कन्वर्ट करेंगे, किस रेट में करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो बोल रहा है एट द टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट एज अडोप्टेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा टीटीबीआर की रेट अलोकेट करी जाती हैं, आती हैं, रेट्स आती हैं, टीटीबीआर रेट्स आती हैं, उस रेट पे आपकी सैलरी को कन्वर्ट किया जाएगा। तो सर टीटीबीआर की रेट पे तो हम कर देंगे, वो तो डेली आती है, तो किस दिन की पे करेंगे? तो सर हम करेंगे ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है, महीने के आखिरी दिन में। तो ठीक है, महीने के आखिरी दिन में करेंगे। किस महीने के आखिरी दिन में करेंगे? तो सर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच सैलरी इज ड्यू, जिस महीने में आपकी सैलरी ड्यू हुई है उसके इमीडिएटली पिछले महीने में
उसके आखिरी दिन में आपका जो है वो क्या कर दिया जाएगा, टैक्स जो है डिडक्ट करा जाएगा, मतलब उसको रेट को कन्वर्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल, जैन की जो आपकी सैलरी थी वो फेब में ड्यू होती है सर, ठीक है। तो जैन का लास्ट डे दैट इज 31 जैन, उस दिन का जो टीटीबीआर का रेट है उससे कन्वर्जन होगा, ठीक है सर, ऐसे ही होगा, इजी पीजी, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन, सेक्शन 194 ई। तो सर अगला सेक्शन आ चुका है, हम एक सेक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम विद होल्डिंग टैक्स का सेक्शन 192 पढ़ चुके हैं, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप ही कर लीजिए, इजी सा सेक्शन था। क्या बात कर रहा है, विद होल्डिंग टैक्स की बात कर रहा है सैलरी के ऊपर, कि अगर सैलरी है तो विद होल्डिंग टैक्स की बात करेंगे, उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अगर नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट दिया गया है तो उस नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट के अमाउंट को आफ्टर डिडक्शन ऑफ द टीडीएस माना जाएगा। तो जो एक्चुअल जो कंपनी बियर करेगी वो ऊपर का अमाउंट करेगी, मतलब अगर 1 लाख रुपए का गिफ्ट दिया गया है तो एक्चुअल कंपनी की जेब से 1,25,000 गए हैं, आप 1 लाख रुपए के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। 1 लाख रुपए वो अमाउंट है जो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद आया है, तो हम 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 100 माइनस जो आपका टीडीएस का अमाउंट है, ठीक है। ये करा हमने। फिर हमने देखा था कि स्वेट इक्विटी शेयर्स के अंदर आपका टीडीएस कब कटेगा, तो सर स्वेट इक्विटी शेयर्स के अंदर टीडीएस कटेगा 14 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा, कब, अगर कुछ कंडीशन मीट होंगी, क्या, या तो 48 महीने पूरे हो जाने चाहिए, या फिर आपने वो स्वेट इक्विटी शेयर्स या ईशॉप्स बेच दिए हैं, या फिर जो आपका एम्प्लॉय है वो छोड़ के ही चला गया है, तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ जाएगा। दूसरा, टीडीएस वेयर सैलरी पेबल इन फॉरेन करेंसी, अगर सैलरी फॉरेन करेंसी में पे करी जा रही है तो आपका टीडीएस कटेगा, कैसे कटेगा, तो सर कटेगा, उसको टीटीबीआर से रेट से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लास्ट डे ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑन विच सैलरी इज ड्यू, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के बाद आप पे करेंगे। अब अगला सेक्शन है पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इसको हम अभी पढ़ेंगे, जब तक आप ऊपर वाला रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप अपने मॉड्यूल में ऊपर वाला देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देख लेते हैं, वीडियो प्रॉपर चल रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन बात करता है हमारा पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन, सेक्शन 194 ई, ठीक है। सेक्शन 194 ई बात करता है अगर नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन या फिर स्पोर्ट्स एसोसिएशन को अगर पेमेंट करी गई है तो उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स मतलब टीडीएस कैसे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। This section provides a reduction of tax at the source in respect of any income referred to in section 115 BBA payable to a non-resident sportsman, ठीक है। कोई भी बाहर का खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन या फिर कोई एम्पायर, ठीक है, या फिर कोई एसोसिएशन इंडिया के अंदर आए हैं, उन्होंने गेम प्ले किया है, देन उनके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स के क्या प्रोविजन होंगे वो देखेंगे। तो सर टैक्स जो डिडक्ट होगा वो 20% के रेट से होगा, प्लस सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, और साथ में हेल्थ एंड एजुकेशन चार्ज 4%, ठीक है। सरचार्ज की वही जो लिमिट हमने पहले वाले सेक्शन में पढ़ी है, सेम सरचार्ज के प्रोविजन होते हैं, सेम सरचार्ज की प्रोविजन लगेंगे, और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगेगा, रेट ऑफ टैक्स 20% लगेगा, ठीक है। आगे टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, किस टाइम पे टाइम होगा, कब आपको डिडक्ट करना है, तो टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पेई, जब आपके अकाउंट में शो कर गया है कि हमने क्रेडिट कर दिया है पेई के, या फिर हमने एक्चुअल में पेमेंट कर दी है कैश से, चेक से, ड्राफ्ट से, या किसी और मोड से, विच एवर अर्लियर, जो भी इन सब में पहले होगा तभी आपका टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 115 BBA, income received or receivable non-resident sportsman including an athlete who is not a citizen of India by way of, कौन सी इनकम सेक्शन 115 BBA के अंदर कवर करी जाएगी, तो सर इनकम जो रिसीव करी है नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन ने उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं आपके एथलीट जो कि सिटीजन नहीं है इंडिया के, और उन्होंने इनकम जो है वो रिसीव करी है किस तरीके से, बाय पार्टिसिपेशन इन एनी गेम्स और स्पोर्ट्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके। Sorry. However, games like crossword, puzzles, horse race, etc. taxable under section 115BB, ठीक है। सेक्शन 115BB के अंदर कुछ आपके गेम्स आ जाते हैं लाइक क्रॉसवर्ड, पजल्स, हॉर्स रेस, एक्स्ट्रा, तो वो यहाँ पर 115BBA में कवर नहीं करे जाएंगे। उसके अलावा किसी भी और स्पोर्ट्स या गेम से अगर आपने नॉन रेजिडेंट ने कोई भी इनकम इंडिया में कमाई है
तो आपकी इस सेक्शन के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी 115 बीबीए के अंडर, और उस पर विद होल्डिंग टैक्स लग जाएगा आपका सेक्शन इससे 194 ई के अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर आपने किसी भी एडवर्टीजमेंट से कमाया है नॉन रेजिडेंट ने इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स रिलेटिंग टू एनी गेम्स और स्पोर्ट्स इन इंडिया इन न्यूज़पेपर मैगजीन और जर्नल्स। आपने इंडिया में कोई भी न्यूज़पेपर मैगजीन जर्नल्स में जो एड वगैरह चलते हैं, एड से जो आपकी इनकम हुई है, या किसी और तरह की आर्टिकल्स वगैरह से अगर आपकी इनकम हुई है, तो भी आपकी नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी इस सेक्शन के अंडर, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, guaranteed amount paid or payable to a non-resident sports association or institution in relation to any games or sports played in India। अगर इंडिया के अंदर कोई भी खेल हुए हैं, जैसे मान लीजिए आईपीएल, उसके अंदर कोई भी एक गारंटीड अमाउंट पे करने की बात करी गई है नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन को, एसोसिएशन को, या किसी इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। प्राइज मनी की बात नहीं हुई है यहाँ पर, किसी गारंटीड अमाउंट की बात हुई है। प्राइज मनी तो ऊपर हमने कवर कर ही ली है, तो कोई गारंटीड अमाउंट पे अगर पे करी गई है तो भी यहाँ पर वो टैक्सेबल हो जाएगी सेक्शन 115 बीबीए के अंदर। लेकिन अगेन वही कि अगर क्रॉसवर्ड, पजल्स, हॉर्सेज एक्स्ट्रा से कोई भी गारंटीड अमाउंट पे करी गई है तो वो 115 डबल बी के अंदर टैक्सेबल होगी, इस सेक्शन के अंदर नहीं होगी, ठीक है। इनकम रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस इन इंडिया। कोई भी एंटरटेनर है, मतलब हंसी मजाक करने वाला, हंसाने वाला, या कोई एंटरटेन करने वाला, या बाहर का कोई भी मान लीजिए अभिनेता हो गया, वो जो है नॉन रेजिडेंट है और उसने इनकम रिसीव करी है इंडिया के अंदर किसी परफॉर्मेंस को देके, तो भी वो इनकम जो है सेक्शन 115 बीबीए के अंदर कवर करी जाएगी, और उस पर सेक्शन 194 ई के अकॉर्डिंग टैक्सेबिलिटी आ जाए, ठीक है। अब बात करें केस लो की। द इशू एज टू वेदर अ नॉन रेजिडेंट मैच रेफरी एंड एम्पायर इन द गेम्स प्ले, कि जो रेफरी और एम्पायर होते हैं, क्या उसके अंदर भी, उनके ऊपर भी इस सेक्शन के अंदर टैक्स लगेगा, तो ये केस लो है। तो बात करता है एम्पायर्स एंड मैच रेफरी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए प्रोफेशनल और टेक्निकल पर्सन। जो आपके एम्पायर हैं या रेफरी हैं, वो खिलाड़ी नहीं माने जाते, वो आपके टेक्निकल पर्सन या प्रोफेशनल्स माने जाएंगे, तो उनकी जो टैक्सेशन है वो इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं होगी, वो आपका दूसरे सेक्शन के अंदर कवर होगी, वो आपकी सेक्शन 194 ई अट्रैक्ट उस केस में आपका नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, 194 ई एप्लीकेबल होगा, 194 बीबी एप्लीकेबल होगा, उस केस में आपको जो टैक्स है वो डिडक्ट होगा सेक्शन 194 ई के तहत, ठीक है। और जो टीडीएस के प्रोविजन है वो सेक्शन 195 के आपके लग जाएंगे, ठीक है। अब एक दूसरा केस लो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन श्रीलंका वर्सेस डीआईटी का एंड पिलकॉम वर्सेस सीआईटी का, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा सारा केस लॉस है, आप पढ़ते ही रह जाएंगे। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ उस केस लॉ में क्या हुआ था, ठीक है। इसमें हुआ था 1996 के अंदर क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, जो कि श्रीलंका में हुआ था। एक कमेटी बनी थी पिलकॉम के नाम से, इसने फॉरेन क्रिकेटर्स बोर्ड को गारंटीड मनी पे किया था, ठीक है। पिलकॉम नाम की कमेटी बनी थी इस इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए, मतलब ये पूरा जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट था उसके लिए। और इसमें क्या करा था, कुछ फॉरेन जो क्रिकेट के जो बोर्ड्स थे, जैसे बीसीसीआई इंडिया का हो गया, ऐसे जो फॉरेन क्रिकेट बोर्ड थे उनको गारंटीड मनी पे किया गया था, ठीक है। पेमेंट जो था वो लंदन के अकाउंट से किया गया था, इंडिया के बाहर का अकाउंट था। असेसी ने कहा पेमेंट इंडिया के बाहर टैक्स के बाहर हुई है तो टैक्स नहीं लगेगा, टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैचेस जो थे वो इंडिया के अंदर भी हुए थे, दैट इज सोर्स ऑफ जो इनकम थी वो आपकी वो इंडिया में मानी जाएगी, डीम टू बी अक्रूअराइज इन इंडिया मानी जाएगी। तो आपका जो गारंटी मनी है वो टैक्सेबल होगा आपका इंडिया के अंदर। फॉरेन बोर्ड्स को दिया गया अमाउंट क्रिकेट इवेंट से डायरेक्टली रिलेटेड था, दैट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीए हो जाएगा। और टीडीएस जो है वो आपका कंपल्सरी लग जाएगा सेक्शन 194 ई के अंदर। तो ये पूरा केस लॉ इसी के बारे में बात करता है, आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके पूरा केस लॉ पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आगे जाएंगे न्यू सेक्शन जो कि बात करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फंड के बारे में, सेक्शन 194 एलबी, ठीक है। मैं फुल स्क्रीन लगा रहा हूँ, आप एक बार पॉज करके इसको पढ़ लीजिए इस केस लॉ को, ठीक है, पढ़ लीजिए।
ठीक है। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, जो कि बात करता है सेक्शन 194 LB। क्या बात करता है ये? इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड। ठीक है, ये आपको इंटरेस्ट इनकम कमाया है आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड से। तो ये क्या होते हैं? ये एक डेब्ट फंड है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसके अंदर होते हैं, नोटिफाइड हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियली। ठीक है, क्या बोला गया है? स्पेशल रेट ऑफ टैक्स ऑन इंटरेस्ट रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट फ्रॉम नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड। Interest income received by a non-corporate, non-resident or a foreign company from notified infrastructure debt fund set up in accordance with the prescribed guidelines would be subject to tax concessional rate of 5%. ठीक है, अंडर सेक्शन 115A। सेक्शन 115A के अंदर यहाँ पर उनको कंसेशनल टैक्स रेट लग जाएंगी 5% की, अगर कोई भी इंटरेस्ट इनकम अगर कमाई गई है नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी द्वारा किसी भी नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए थे। ठीक है, सेक्शन 115A अप्लीकेबल होगा इनकम के लिए। और जो आपका टीडीएस है, विद होल्डिंग टैक्स है, वो 194 LB के अंदर कटेगा, लेकिन जो इनकम डीम टू अक्रूअलाइज होगी वो सेक्शन 115A के अंदर होगी और टैक्स रेट होगा 5% ऑन द ग्रोस अमाउंट ऑफ सच इंटरेस्ट इनकम एज कम्पेयर टू द टैक्स 20% ऑन अदर इंटरेस्ट इनकम। नॉर्मली आपकी इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स रेट जो होती है 20% होती है, लेकिन यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर कंसेशन प्रोवाइड किया गया है। आप ये देख लीजिए, बड़ा प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई है, तो इन्वेस्टमेंट कम आएंगी, आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, तो यहाँ पर टैक्स का अमाउंट कम कर दिया गया है, तो केवल 5% कर दिया गया है, 20% की जगह 5% यहाँ पर लगेगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया है? ये क्या किया गया है? द कंसेशनल रेट्स ऑफ टैक्स इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ फिलिप टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनकरेज इनफ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म फॉरेन फंड्स टू अ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। हम चाहते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसे आए, इस चक्कर में हमने टैक्स रेट को कम कर दिया है, कंसेशन दिया है, 5% का टैक्स रेट हम लगा दिए हैं। ठीक है, तो आपका टीडीएस किस रेट से कटेगा? सर, जब आपकी इनकम ही 5% पे टैक्सेबल है तो आपका टीडीएस भी 5% से कटेगा, लेकिन उसके ऊपर आपको सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज की आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपका लग जाएगा। ठीक है, सरचार्ज लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, लेकिन रेट आपका 5% रहेगा। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा? टाइम ऑफ डिडक्शन वही जो हमारा सेम चलता आ रहा है, जिस दिन आपने इनकम को बुक्स में शो करा है पे के, या फिर पेमेंट हुई है, विच एवर इज अर्लियर, तब आपका टाइम ऑफ डिडक्शन माना जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक अगला सेक्शन पढ़ेंगे, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एन इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट। अगर इंटरेस्ट इनकम मिलती है इंडियन कंपनी से या बिजनेस ट्रस्ट से, तो सेक्शन 194 LC एप्लीकेबल होगा, हम वो पढ़ेंगे। जब तक आप ये वाला पोज करके पढ़ लीजिए। ओके, आगे बढ़े। तो ये है इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एन इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट। अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन ने इंटरेस्ट इनकम कमाई है इंडियन कंपनी से या फिर बिजनेस ट्रस्ट से, तो सेक्शन 194 LC के तहत उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स मतलब टीडीएस टैक्स होगा। ठीक है, यहाँ क्या गया? यहाँ इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी से पैसा उधार ले रही है। ठीक है, इंडिया की कोई कंपनी फॉरेन से, किसी फॉरेन नॉन रेजिडेंट से या फॉरेन कंपनी से पैसा उधार ले रही है, उस पर उसको इंटरेस्ट पे कर रही है, तो फिर उस फॉरेन एंटिटी के लिए इंडिया से अर्न करी हुई इनकम मानी जाएगी। 20% का जनरल रेट है, मगर इस सेक्शन में टैक्स कंसेशन प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर भी आपको टैक्स कंसेशन प्रोवाइड किया गया है, लेकिन जैसे लास्ट वाली सेक्शन में 5% का आपको रेट था, यहाँ पर 5% के रेट के साथ 4% का भी रेट है, और भी अंदर रेट्स है, बट यहाँ पर आपको कंसेशन प्रोवाइड किया गया है। किस केस में क्या रेट एप्लीकेबल होगा, आइए पढ़ते हैं। ठीक है, interest paid by an Indian company or business trust to a foreign company or a non-corporate, non-resident would be subject to tax at a concessional rate or gross interest as against the rate of 20% of gross interest applicable। मतलब जनरल रेट आपका 20% है, लेकिन यहाँ पर आपको कंसेशनल रेट प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट पे कर रही है इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट किसी भी फॉरेन कंपनी को, नॉन कॉर्पोरेट को, नॉन रेजिडेंट को। ठीक है, tax is deductible at a concessional rate of 5% on the following interest paid by an Indian company or a business trust to a foreign company or non-corporate or non-resident
मतलब कुछ केस ऐसे हैं यहाँ पर जो नीचे दिए गए हैं, वहां पर 5% का रेट अप्लीकेबल हो जाएगा अगर इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट किसी फॉरेन कंपनी या नॉन कॉर्पोरेट या नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट इनकम पे कर रही है तो। ठीक है, इस केस में तो ये याद करने वाली चीज है। अंडर ए लोन एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिटवीन 1/7/2012 से 30/6/2023, 1/7/2012 से 30/6/2023 के बीच में अगर कोई भी लोन एग्रीमेंट के तहत पैसा लिया गया है तो उसके ऊपर 5% का रेट होगा। बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1/7/2012 से लेके 30/9/2024। ठीक है, लॉन्ग टर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स लिए गए हैं 1/7/2012 से 30/9/2014 के बीच में, और by way of issue of any long term bond including long term infrastructure bond during the period between 1/10/2014 से लेकर 30/6/2023। आप यहाँ पर एक चीज नोट करिए, यहाँ पर जो डेट स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट डेट क्या है, स्टार्ट डेट है 1/7/12 और एंड डेट है आपकी 30/6/23। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद करने में आसान होगा। आपको केवल एक डेट याद करनी है 1/7/12 से 30/6/2023। उसमें आप क्या देखेंगे, आपका लोन एग्रीमेंट के लिए तो ये वाली डेट आपकी ऑलरेडी एप्लीकेबल हो जाएगी। दूसरा, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में देखो स्टार्टिंग डेट तो 1/7/2012 है, लेकिन 30/9/2014 में खत्म हो जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ दोबारा से 1/10/2014 में चालू हो जा रहा है और 30/6/2023 में जाके खत्म हो रहा है। ठीक है, 30/6/2023 मतलब सेम डेट यहाँ पर आ चुकी है 1/7/2012 से 30/6/2023 की इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के ऊपर। लेकिन यहाँ पर पहले तो क्या था, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स को इंक्लूड किया गया था लॉन्ग टर्म, लेकिन यहाँ पर एनी लॉन्ग टर्म बॉन्ड बाद में ला दिया गया है। तो एनी लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो है उस पर 2 साल जो है ये आपके 1/7/12, एक सेकेंड, 1/7/12 से लेके 1/10/14 आपको ये डेट और याद करनी है। इस पे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है। एनी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो है इस पीरियड में यहाँ पर कंसेशनल रेट अप्लीकेबल नहीं थी, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन बन जाएगा। ये डेट आपको याद करना जरूरी है, 1/7/12 से 1/10/14, 7 और 10 थोड़ा 12/14 थोड़ी इजी है, याद हो जाएगी। इस टाइम पीरियड पे अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स थे, अदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, एनी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के अलावा, तो आपका कंसेशनल रेट प्रोवाइड नहीं करी गई थी। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप याद कर लीजिएगा, ट्रिकी है, ये पूछा जा सकता है। जब ट्रिकी क्वेश्चन बनाए जाते हैं तब ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड बाय इट फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, मतलब आपने किसी भी सोर्स से इंडिया के बाहर से मनी बोरो करी है बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स, रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड के ऑन और बिफोर 30/6/2023, मतलब वही डेट फिर से आ गई 30/6/2023 की। 30/6/2023 से पहले कोई भी रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड से द्वारा कोई भी इंडिया के बाहर से पैसा लिया गया है तो 5% का रेट। मतलब आपको दो डेट याद करनी है, 1/7/12, मतलब 3 डेट आपको एग्जैक्टली याद करनी है, 1/7/12, 1/7/12 के बाद 1/10/14 और 30/6/23। ठीक है, इन 3 डेट्स में आपका इस सेक्शन की जो 5% की रेट है कवर हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको इजी करके बता रहा हूँ। आपको 3 डेट्स के अंदर मैंने देखो पूरा 5% का रेट समझा दिया है, जबकि नॉर्मली आपको रटवा दिए जाते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक, लेकिन नहीं, हम यहाँ पर लॉजिकली चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, tax is deductible at a concessional rate of 4% in respect of money borrowed by an Indian company or business trust from a source outside India by way of issue of any long-term bond or rupee denominated bond between 1/4/2020 से 30/6/2023 which is listed only on the recognized stock exchange located on IFC, IFC के अंदर। लेकिन यहाँ भी आप डेट देखेंगे तो 30/6/2023 फिर से आ चुका है, तो ये डेट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है आपकी 30/6/2023। ठीक है, लेकिन यहाँ एक और डेट आ चुकी है 1/4/2020। ये पहले नहीं थी हमारी 1/4/2020, यहाँ एक और आ चुकी है। ये क्या बोल रहा है कि आपको 4% की रेट अप्लीकेबल होगी किस केस में, अगर आपने मनी बोरो करी है इंडियन कंपनी ने, इंडिया के या बिजनेस ट्रस्ट ने इंडिया के बाहर किसी भी सोर्स से बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड और रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के द्वारा या रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स के द्वारा इंडिया के बाहर से मनी बोरो करी गई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, which is listed only on a recognized stock exchange located in an IFC। यहाँ पर IFC इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे सर बॉन्ड तो पहले भी लिया गया था, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की बात तो पहले भी करी गई थी, 30/6/2023 की बात करी गई थी, लेकिन वहां क्या था 5% का रेट था, लेकिन यहाँ पर IFC आ चुका है इसलिए 4% का रेट आ चुका है। डेट तो देखो वही है 30/6/2023, लेकिन स्टार्टिंग डेट यहाँ पर 1/4/2020 है। IFSC को आप 1/4/2020 से लिंक कर लीजिए,
एस सी का 0 0 करके 2 0 करके, तो एस का उल्टा 2 2 0 2020 और 1 4 तो आपका स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, बहुत आसान है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी लास्ट में आपको रिकॉल करवा दूंगा, याद करने के लिए एक ट्रिक बना दूंगा जिससे आप इजीली इसको याद कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको याद करवा दूंगा ये रेट। दूसरा, टैक्स डिडक्टेबल एट अ कंसेशनल रेट ऑफ 9%। यहाँ पर आपका रेट 9% हो चुका है इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड बाय एन इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम ए सोर्स आउटसाइड इंडिया। मनी वही है, बाहर से बोरो करी गई है बाई वे ऑफ इशू ऑफ एनी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। यहाँ भी आपकी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आ चुके हैं, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स आ चुके हैं ऑन और आफ्टर 1/7/2023। यहाँ पर डेट चेंज हो चुकी है। सर अब कहा गया पहले इतने सारे रेट से इतनी सारी डेट थी, हमने कहा कंफ्यूजन खत्म करो, 1/7/2023 के बाद में सिंगल रेट ला दी हमने 9%। आपने जैसे लॉन्ग टर्म बॉन्ड लिया हो, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड लिया हो, लेकिन यहाँ पर क्या आईएफएससी के अंदर, ठीक है, आईएफएससी के अंदर अगर आपने 1/7/2023 के बाद में लॉन्ग टर्म बॉन्ड हो, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड हो, कोई सा भी हो, अगर आईएफएससी के अंदर लिस्टेड है तो आपका 9% का रेट अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, the interest to the extent the same does not exceed the interest calculated at the rate approved by central government, taking into consideration the terms of the loan or the bonds and its repayment, will be subject to tax concession of rate of 5%, 4%, 9%, as the case may be, plus surcharge where applicable, plus health and education cess। तो क्या कहा गया सर, आपके जितने भी ऊपर हमने रेट पढ़े हैं इस पे आपका सरचार्ज और आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% पे अप्लीकेबल हो जाएगा। तो सर वो तो भैया प्रसाद है, वो तो हर रेट के ऊपर लगता ही लगता है, छूट नहीं है। सरचार्ज और सेस तो हर इनकम हर टैक्स के ऊपर हम कैलकुलेट करके चलते हैं। ठीक है, तो अगला सेक्शन पढ़ेंगे 196 ए, जो कि यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड अगर फॉरेन कंपनीज इंडियन कंपनीज की खरीदती हैं और उस पर जो उनको इंटरेस्ट इनकम कमाई जाती है या कैपिटल गेन इनकम कमाई जाती है तो उसके ऊपर टैक्सेशन की बात करता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा मैं आपको ये याद करवाऊंगा, तो मैं आपको याद करवा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं याद करवाऊंगा। जब तक आप रीडिंग कर लीजिए, मैं आपका लिख लेता हूँ, मैं फुल स्क्रीन लगा देता हूँ, आप है ना रीड कर लीजिए, अपनी बुक में भी रीड कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने कहा था मैं आपको याद करवाऊंगा ये रेट्स जो आपके सेक्शन 194 एलसी के अंदर मल्टीपल रेट्स दी गई हैं कि 4% का रेट भी है, 5% का रेट भी है। अगर आपने कोई लोन एग्रीमेंट लिया है तो सर 5% का रेट है, अगर आईएफएससी का है तो 4% का रेट है। सर ये इतना स्पीच हो रखा है, हम बोले याद कैसे करें, इतने सारे रेट्स हैं, 4% 5%, एक ही सेक्शन के अंदर मल्टीपल रेट्स है, कहीं 4% कहीं 5%। सर याद करवा दो, टाइमलाइंस मेरे को याद नहीं हो रही। आपने लोन एग्रीमेंट लिया है बिटवीन 1/7/2012 से 30/6/2023 के बीच में, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हैं जो 1/7/12 से 30/9/2014 आ गया है। सर ये डेट चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर 1/4/2014 30 से 23, ठीक है 30 से 23, फिर से 1/4/2020 आ गया, अलग अलग डेट्स आ रही हैं। सर इतने सारे बॉन्ड्स हैं, इतने सारे डिबेंचर हैं, कब कौन सा लेना है याद करवा दीजिए। ठीक है सर, करवा दिया ना, बहुत ईजी था। ठीक है, आपको याद रखना है इस सेक्शन के अंदर दो तरह के रेट, तीन तरह के रेट लग रहे हैं बेसिकली, 5%, 4% और 9%। बहुत ज्यादा आसान है, याद करते हैं। पहले 5% वाले रेट देखते हैं। अगर आपने लोन लिया है किसी भी एग्रीमेंट से 1/7/2012 से 30/6/2023 के बीच में, आपको एक डेट याद रखनी है, 1/7/2012 से 30/6/2023, एक डेट आपने याद रख ली। ठीक है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, सेम डेट पे 1/7/2012 से 30/6/2023, सिंपल सेम डेट, एक डेट याद रखनी है। एनी अदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के अलावा कोई और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, तो सर 1/7/12 की जगह 1/10/14 हो जाएगा, बाकी वही 30/6/2023 है। ठीक है, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड लिए तो सर यहाँ पर पहले की डेट कुछ नहीं है, कभी भी हो सकता है, लेकिन आखिरी डेट हमारी 30/6/2023 है, लास्ट डेट 30/6/2023 है। ठीक है, अब सर 4% का रेट, तो सर पहली बात 4% का रेट लग रहा है आईएफएससी पे कि अगर लिस्टेड है आईएफएससी के अंदर, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड हो सकते हैं या कोई और तरह के बॉन्ड हो सकते हैं। लास्ट डेट वही दी गई है 30/6/2023, लेकिन स्टार्टिंग डेट यहाँ पर हो चुकी है 1/4/2020। तो आपको कितनी डेट से याद रखनी है,
सर लास्ट डेट तो 30/6/2023 है हर केस में, ठीक है, 30/6/2023 याद हो गया। स्टार्टिंग डेट सबसे पहले 1/7/12, एग्रीमेंट सबसे बेसिक होता है, एग्रीमेंट हो रहा है क्या, तो एग्रीमेंट की डेट सबसे पहले की 1/7/2012। उसके बाद बॉन्ड्स आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, तो एग्रीमेंट के साथ ही आ गया भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसके लिए बॉन्ड है, लोन एग्रीमेंट बड़े होते हैं तो साथ में 1/7/12, ठीक है। फिर एनी अदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड, मतलब आप जनरल कर दिया गया, जनरल बॉन्ड्स, तो सर जनरल किया गया 2 साल बाद, 1/10/2014, 2 साल बाद 1/10/2014, ठीक है। उसके बाद रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, तो सर रूपी डिनोमिनेटेड हमारा रूपी है तो सदाबहार है तो हमेशा से रहेगा, बिफोर एनी कोई भी डेट, 30/6/2023 से पहले कोई भी डेट, हो गया सर। अब बात करते हैं आईएफएससी की, बात करते हैं, डेट हो गई है 4%, कब, लास्ट डेट तो 30/6/2023 चलता आ रहा है। स्टार्टिंग डेट कोविड में 1/4/2020, कोविड के टाइम पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई, आईएफएससी की बात करी 1/4/2020 कोविड की बात, ठीक है सर। अब 9%, तो सर 30/6/2023 के बाद में कोई भी डेट, कोई भी हो 9% का रेट लग जाएगा। इजी पीजी, इतना इजी वे में याद करवा दिया है, आराम से याद कर लोगे सर, ठीक है। अरे मेरी तो बुक्स ही बंद हो गई, ठीक है, मैं अपनी बुक ऑन करता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है सर, हमने ये पढ़ लिया सेक्शन 194 एलबी, मैंने आपको सारी डेट्स भी याद करवा दी है, तो आपके लिए हमने इजी करवा दिया है। 194 एलबी पढ़ लिया था, फिर हमने एलसी पढ़ लिया था, उसके बाद में, ठीक है, एलसी था हमारा लास्ट, ठीक है। आईएफएससी की बात करी गई थी, 9% की रेट दी गई थी, लास्ट था, सर चार्ज लग जाएगा और सेस लग जाएगा, हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं सर इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और स्पेसिफाइड कंपनी, अगर आप इनकम कमा रहे हैं म्यूचुअल फंड की यूनिट से या किसी स्पेसिफाइड कंपनी से, ठीक है। 196 ये बात करता है, ये क्या बात कर रहा है, बाहर के बंदे ने इंडिया के म्यूचुअल फंड से में पैसा लगाया और अब उसको इंटरेस्ट और कैपिटल गेन हो रहा है, ठीक है। अगर एग्रीमेंट है तो रेट होगा कितना, 20%, या फिर एग्रीमेंट का रेट विच एवर इज लोअर, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं क्या होगा कि भैया रेट दिए गए 20% या कोई एग्रीमेंट का रेट विच एवर इज लोअर, तो वही कुछ बात करी गई है, देखते हैं क्या है। अगर सस्पेंस अकाउंट में गई तो मजा आएगा, आगे बढ़ते हैं, इजी है, कुछ ही नहीं है, बहुत इजी सेक्शन है। ये बोल रहा है इनकम फ्रॉम यूज ऑफ म्यूचुअल फंड और स्पेसिफाइड कंपनी, अप्लीकेबिलिटी एंड टीडीएस रेट्स, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्सन, एक सेकंड, द पर्सन, क्या हो रहा है, मेरा पेन कैसे नहीं चल रहा, एक सेकंड दीजिएगा मेरे को, एक सेकंड, ये मेरा पेन नहीं चल रहा है, चल चल गया चल गया चल गया चल गया, तब, अरे नहीं चला, नहीं चला सर, नहीं चला, क्या हो रहा है मेरे पेन के साथ में, ठीक है अब चल गया, अब चल गया सर। ये बोल रहा है द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट ऑफ फॉरेन कंपनी एनी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23D, ठीक है। सेक्शन 10 23 सबसेक्शन डी बात करता है कोई भी बाहर का बंदा इंडिया से म्यूचुअल फंड की यूनिट से पैसा कमा रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा 20% की रेट से, साथ में सरचार्ज अप्लीकेबल होगा, जहां जहां अप्लीकेबल है वहां सरचार्ज लगेगा, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा 4% का रेट से, ठीक है। हाउएवर, अगर where an agreement referred to in section 90 subsection 1 or section 90A subsection 1 applicable applies to the pay, and if the pay has furnished a tax residency certificate referred under section 90 subsection 4, अगर जो आपका नॉन रेजिडेंट है वो आपका अगर आपको टैक्स रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट दिखा देता है, मतलब लोअर टैक्सेशन का सर्टिफिकेट फर्निश कर देता है, तो आपका जो रेट अप्लीकेबल होगा 20%, या फिर उस एग्रीमेंट या उस सर्टिफिकेट के अंदर जो रेट दिया गया है विच एवर इज लोअर। तो ये जो है सर्टिफिकेट की बात ही पहले वाले सेक्शन में नहीं आई थी, ये इसी सेक्शन में आई है, तो यहाँ पर आपको याद रखनी है। अगर म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, सर्टिफिकेट होता है, एक तरह का म्यूचुअल फंड का वो सर्टिफिकेट मिलता है, तो यहाँ पर टैक्स का भी सर्टिफिकेट है, म्यूचुअल फंड के केस में सर्टिफिकेट की बात की गई है, ईजीपी, ठीक है, सिंपल। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा, टाइम ऑफ डिडक्शन सेम सर वही है, जिस टाइम आपके खाते में क्रेडिट किया गया हो या फिर पेमेंट करी गई हो बीच में कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक बात और आती है, हो सकता है आपका पेई का नाम ही नहीं पता हो, किसने म्यूचुअल फंड की यूनिट ले रखी है पता ही ना हो, तो कंपनी ने क्या किया, अमाउंट जो है सस्पेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तब आपको टीडीएस कब काटना पड़ेगा, सर आपने सस्पेंड अकाउंट में ट्रांसफर तो कर दिया, लेकिन टीडीएस आप डिडक्ट करिए उसके बाद ही ट्रांसफर करिए,
टीडीएस तो अप्लीकेबल कर दिया उसी टाइम पे। तो वेयर एनी सच इनकम इज क्रेडिट टू एनी अकाउंट वेदर कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट, अगर सस्पेंस अकाउंट में इनकम को क्रेडिट कर दी है और किसी भी अदर नेम से अगर आपने क्रेडिट कर दी है, देन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अ पर्सन लायबल टू पे सच टैक्स, सच क्रेडिट शैल बी डीम्ड टू बी क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू अकाउंट ऑफ अ पेई। हम मानेंगे आपने उसको पेई के अकाउंट में ही क्रेडिट किया है, भले ही आपने सस्पेंस में डाला हो, हमें उससे मतलब नहीं है, आप टैक्स उसी दिन डिडक्ट कर दीजिए। इजी पीजी, ठीक है। किसी किसी केस में आपका नॉन अप्लीकेबिलिटी हो जाएगी सेक्शन की, मतलब ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा ही नहीं। कब नहीं होगा? जब where the units have been acquired from Unit Trust of India out of a funding non-resident external account maintained with the bank in India। ठीक है, कुछ नॉन रेजिडेंट्स हैं इंडिया के अंदर, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट मेंटेन करते हैं, अगर यूनिट एक्वायर्ड करी गई है उन अकाउंट से पैसा देके, तब आपका सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। और एक अलग केस है बाय रेमिटेंस ऑफ फंड्स इन फॉरेन करेंसी, उन्होंने फंड्स को फॉरेन करेंसी में रेमिटेंस किया है इंडिया के अंदर, तो हम चाहते हैं इंडिया के अंदर बहुत सी फॉरेन करेंसी आए, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आए, तो हमने छूट दे दी है, हम उनके ऊपर सेक्शन नहीं लगाएंगे। ठीक है सर। मीनिंग ऑफ नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंट वही होते हैं वो सिटीजन ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जो सिटीजन है इंडिया के या पर्सन इंडियन ओरिजिन के, वो लेकिन वो रेजिडेंट नहीं है, मतलब इंडिया के अंदर रहते नहीं है, वो बोर्न हो सकते हैं अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं हमारी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, अगला सेक्शन आ चुका है, सेक्शन बोलता है इनकम फ्रॉम यूनिट, सेक्शन 196 कि अगर आपने कुछ यूनिट से पैसा कमाया है तो सर ये बात करता है ऑफशोर फंड के बारे में। ऑफशोर फंड का मतलब होता है विदेश में बना एक फंड। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द फॉलोइंग पेमेंट टू एन ऑफशोर फंड, कि एक पर्सन, एक इंडियन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए किसको? इंडियन ऑफशोर फंड में, तो वो डिडक्ट करेगा टीडीएस। कब? किस रेट पे? तो रेट होगा सर आपका 10%। कब? जब आपका इनकम जो है रिसीव्ड इन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड है। ठीक है, मतलब अगर इंटरेस्ट इनकम है तो 10%, लेकिन अगर कैपिटल गेन है तो 12.5%। ठीक है, मैंने इसको इजी पीजी वे में लिखा हुआ है। ऑफशोर फंड्स को इंडिया में यूनिट्स, म्यूचुअल फंड या स्पेसिफाइड यूनिट्स अदर सेक्शन 115 ए बी से इनकम मिलती है। कुछ ऑफशोर फंड्स हैं, उनको क्या होता है, इंडिया में यूनिट से, म्यूचुअल फंड या किसी भी यूनिट से अगर इनकम मिलती है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर है या फिर ऑफशोर फंड है, इंडियन सिक्योरिटीज यूनिट्स में वो इन्वेस्ट करता है, उस पर उसे इनकम या कैपिटल गेन मिलता है, तो 10% की रेट से उसको इनकम पे टैक्स लग जाएगा, और 10% की रेट से ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगेगा अगर 23 जुलाई 2024 से पहले है। लेकिन अगर 23 जुलाई 2024 के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12.5% का रेट लग जाएगा। ओके सर, इजी था, कुछ नहीं था, यही था, छोटा सा सेक्शन था, छोटी सी बात करता है क्या? ऑफशोर फंड, ऑफशोर फंड के अगर पेमेंट कर रही है इंडियन कंपनी ऑफशोर फंड के ऊपर, तो 10% का रेट है इंटरेस्ट इनकम के लिए, 12.5% का रेट है कैपिटल गेन के लिए, और जो आपका ये है 23 जुलाई 2024 से पहले वाला, ये अब पूछा नहीं जाएगा, अब पूछा जाएगा लेटेस्ट वाला। ठीक है, अगला सेक्शन आता है सेक्शन 196 भी, तो ये कवर करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, आज की क्लास ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर की हो चुकी है, हम भी थक चुके हैं, आप भी थक चुके हैं, ज्यादा बड़ा लेक्चर आपको बोर करेगा, हमें बोर करेगा, तो हम कवर करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास का हम यहीं पे समापन करते हैं। गुड नाइट दोस्तों, कल की क्लास यहीं से हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सेक्शन 196 सी। ठीक है, तो सी यू टुमारो।